तो ये चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसमें बड़ी शॉर्ट है, दे आर वेरी, मतलब इसमें कोई ज़्यादा एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस नहीं है। लेकिन यू शुड नो कि ये हमारी फॉडर क्रॉप्स है कौन कौन सी। क्योंकि सर्दियों में बता सकते हो कि सर्दियों के लिए फॉडर क्रॉप कौन कौन सी हैं। ये तो गर्मियों की है ना, ये जैसे फॉर द क्रीप सीजन, क्योंकि हम क्रीप क्रॉप्स का ही पढ़ रहे हैं। तो अगर हम विंटर क्रॉप का लें, जैसे अभी ये विंटर स्टार्ट हो गई हैं, तो व्हाट विल बी दी फॉडर क्रॉप, अगर आपके एरिया में कहीं हो जहाँ आपने देखा हो, क्या फॉडर देंगे एनिमल्स को? कोई मेन जो है, कोई बता सकते हो यानी कोई मेन इंपॉर्टेंट फॉडर क्रॉप? बताओ। बार्ले। बारले भी, हाँ बारले भी यूज हो जाता है, बट दैट इज नॉट, मतलब एक्सटेंसिवली यूज्ड। बारले को हम एज ए फॉडर यूज करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। बारले को भी करते हैं। और दूसरा ये जो बरसीम होता है, आपके एरिया में पता नहीं उसको लगाते हैं कि नहीं, बरसीम होता है ना, बरसीम को जो आपका वीट स्ट्रा है जिसको तूड़ी बोलते हो, ठीक है ना, वीट का जो भूसा होता है उसके साथ मिक्स करके नहीं देते बरसीम, ठीक है ना, बरसीम का। और अच्छा। फिर एक लूसर्न भी होता है, उसका भी जैसे ये नेपियर घास ग्रॉस है, ऐसे ही लूसर्न है, LUCR है, उसकी भी कटिंग करते जाते हैं तो वो होता जाता है। तो ये सर्दियों में जो है ये स्केर्सिटी रहती है फॉडर की, और यही दो क्रॉप में बरसीम बहुत होता है, मतलब ये पंजाब में लॉट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बरसीम इज देयर एज ए फॉडर, इसको बहुत यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं जो आपका जो व्हीट स्ट्रा है उसके साथ मिक्स करके देते हैं, और फिर जो एनिमल है उसको कंसनट्रेट्स भी देते हैं। तो ये मतलब है। और दूसरा ये है कि मैं ये जो आपको मैं बताऊंगा, दिस साइलेज मेकिंग एंड हे मेकिंग। तो ये जैसे हम घरों में अचार डाल लेते हैं जब कोई सीजन आता है, जैसे आजकल गलगल का अचार डाल रहे हैं, फिर जैसे पीछे जो सीजन गया था गर्मियों में उसमें आम का अचार डालते हैं। तो आम का अचार डालने के बाद उसको हम मतलब जैसे अभी मौसम आ जाता है सर्दियों में, या कभी भी उसको अचार खाते हैं, तो मतलब ऐसे सब्स्टिट्यूट होता है सब्जी का एक्चुअल में, ठीक है ना। लेकिन आजकल हम तो स्वाद के लिए खाते हैं उसको, लेकिन दैट इज द सब्स्टिट्यूट फॉर द वेजिटेबल्स। तो ऐसे ही जो एनिमल्स हैं, व्हेन देयर इज स्केर्सिटी ऑफ फूड फीड, आप देखते हो कि गर्मियों में एक कुछ मंथ्स आते हैं कि व्हेन देयर इज नो फॉडर इज अवेलेबल, पर्टिकुलरली इन मार्च अप्रैल में, मार्च में आ जाता है, फरवरी मार्च में सीजन। अभी तो ये चलेगा, बरसीम चलेगा, लेकिन जब व्हेन दिस सीजन कम्स, रेनी सीजन आ जाता है, अप्रैल सीजन आ जाता है, तो उस टाइम स्केर्सिटी हो जाती है। तो देन ये जो आपका साइलेज और हे मेकिंग है, इसको हम एक पिट में डाल के करते हैं, तो उसका भी अचार बनाते हैं। तो वो फिर पाउडर हम उसमें से निकाल के वो फिर एनिमल्स को देते हैं मिक्स करके किसी न किसी चीज़ में। तो वो एज ए मतलब पाउडर यूज़ होता है। तो ये है इन नटशेल, जो मैं आपको काफ़ी बता दी है कि इसका अगर कोई क्वेश्चन भी ऐसा आ जाता है, फॉडर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, फॉर इसको फॉरेज भी बोलते हैं, FORAG, फॉरेज क्रॉप्स। और इसकी बड़ी एनिमल जो मेन इंपॉर्टेंट एनिमल फीड है ये, ठीक है ना। दिस इज नॉट यूज्ड एज द, इसके कोई ग्रेन्स यूज नहीं होते इतने ज़्यादा, लेकिन दिस इज मेनली यूज फॉर द एनिमल्स, ठीक है ना। एनिमल्स इसको मतलब बड़ा उनके लिए पेटेबल फीड है, उनके लिए बड़ा स्वाद उनको आता है ये खा के, तो एक पेट भी उनका भर जाता है। तो ये था ये जो अभी, तो अभी नाउ वी विल डिस्कस जूट, ठीक है ना। जूट में जूट की जो रेटिंग है, हाउ, व्हाट इज द रेटिंग, मतलब क्या है, हाउ टू गेट दी जूट फ्रॉम दी जूट प्लांट्स। तो आप ये लिख लो, एक तो ये रेटिंग लिख लो, रेटिंग जो है ना, आप लिखो ये जरूर, ये आप, मैंने देखा था ना लास्ट टाइम, आप लिखते नहीं हो तो दैट आपको देन यू विल बी इन प्रॉब्लम। तो ये है जो मैंने आपको भेजा भी हुआ है, तो उसमें दो थे, तो हमने एक जो
फर्स्ट पीडीएफ थी, उसमें रेटिंग उसमें इट्स वेरी क्लियर कि रेटिंग होती क्या है। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा तो आप समझ गए ना रेटिंग का क्या मतलब है, लेकिन अभी आप उसमें यू कैन राइट डाउन। तो रेटिंग आप लिख लो, इसमें मैं मतलब वी वर नॉट गो इन डिटेल, ये आ जाता है वर्ड रेटिंग का। 2-3 बार आया हुआ है आपके 2 नंबर क्वेश्चन में भी आ जाता है, 5 में भी आएगा। तो रेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, रेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग फाइबर फ्रॉम द, retting is the process of extracting fibers from the long-lasting life stem. Long-lasting life stem. Retting is the process of extracting fibers. लिख रहे हो ना? You are noting down. क्यों राधिका? हाँ लिख रहे हो? Yes, sir. हाँ, retting is the process of extracting fibers from the long, LONG, long lasting life stem. Long lasting life stem जो उसका यूट का स्टेम है उसमें से हम इसको निकालते हैं, और बास्ट, BAST, बास्ट ऑफ द, और बास्ट ऑफ द बास्ट फाइबर प्लांट्स। ठीक है ना, रेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग फाइबर्स फ्रॉम द लॉन्ग लास्टिंग लाइफ स्टेम और बास्ट ऑफ द बास्ट फाइबर प्लांट्स। द अवेलेबल रेटिंग प्रोसेसेस आर, तो मतलब कौन कौन से रेटिंग के प्रोसेसेस है? देयर आर 2 or 3 प्रोसेसेस ऑफ रेटिंग। द अवेलेबल रेटिंग प्रोसेसेस आर, फर्स्ट इज, किससे करते हैं? मैकेनिकल, हाथ से करते हैं मैकेनिकल रेटिंग। तो मैकेनिकल रेटिंग में विद इन ब्रैकेट दैट इज हैमरिंग, हैमरिंग होता है उसको कूटना। ठीक है ना, कूट कूट के निकालते हैं, हैमरिंग, HAMMER हैमरिंग। और जो सेकंड मेथड है दैट इज द केमिकल रेटिंग, केमिकल के साथ उसको ट्रीटमेंट करते हैं, केमिकल, CHEMIC, केमिकल रेटिंग। और इसमें विद इन ब्रैकेट लिख लो ये कैसे करते हैं केमिकल रेटिंग, बॉइलिंग एंड अप्लाइंग केमिकल्स, बॉयल करते हैं फिर केमिकल अप्लाई करते हैं, बॉइलिंग एंड अप्लाइंग केमिकल्स। और थर्ड जो है दैट इज स्टीम, इसको स्टीम देते हैं, ऑब्लिक वेपर, VAPOUR, वेपर। एंड नेक्स्ट इज एंड वाटर और माइक्रोबियल रेटिंग, एंड वाटर और माइक्रोबियल, वाटर में इसको भिगो के उसमें जो माइक्रोब्स हैं उससे अटैक होता है उसके ऊपर, तो देन वी गेट द जूट। ठीक है ना, वाटर और माइक्रोबियल रेटिंग। तो मतलब आपने इसमें क्या क्या लिखा है? एक तो मैकेनिकल रेटिंग है, देन केमिकल रेटिंग, देन स्टीम। ठीक है ना, स्टीम के साथ रेटिंग करते हैं, जहाँ वेपर उसको VAPOUR, वेपर। एंड वाटर और माइक्रोबियल रेटिंग, ठीक है ना, माइक्रो वाटर और माइक्रोबियल। अमंग देम, इनमें ये जितने भी हैं, ये जितने भी मैंने अल्टरनेटिव्स या प्रोसेस बताए, अमंग देम द वाटर और माइक्रोबियल रेटिंग इज द सेंचुरी ओल्ड। अमंग देम द वाटर और द माइक्रोबियल रेटिंग इज द सेंचुरी ओल्ड। सेंचुरी ओल्ड मीन्स कि 100 years से ये प्रोसेस चल रहा है। बट द मोस्ट पॉपुलर प्रोसेस इज एक्सट्रैक्टिंग, but the most popular process in extracting fine bast fiber. तो आगे लिख लो बस ये लाइन। however selection of these rating processes depends on the, अब ये तीनों जो प्रोसेस हैं, however selection of these ratings, ये जो जितने भी रेटिंग के प्रोसेस हैं उनकी सिलेक्शन depends on the availability of water, depends on the availability of water and the cost of rating process. और आगे हम लिखेंगे कि व्हाट इज द प्रोसेस, जो पानी का जो प्रोसेस वाटर से कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। टू एक्सट्रैक्ट फाइन फाइबर्स फ्रॉम द जूट प्लांट, टू एक्सट्रैक्ट फाइन फाइबर्स फ्रॉम द जूट प्लांट,
to extract fine fibers from the jute plant, a small stalk is harvested. A small stalk is harvested. तो क्या लिखा है, कोई आप बताओगे? व्हाट हैव यू रिटन? अभी मैंने जो लाइन बोली है क्या है? क्यों ये पार्की क्या लिखा है अभी? Yes, sir. To extract fiber fine fiber from jute plant, a small stalk is so a small harvested stalk for is harvested for pre-retting, pre-rating. है ना? प्री रेटिंग से पहले स्मॉल स्टॉक इज हार्वेस्टेड फॉर प्री रेटिंग. यूजली दिस स्मॉल स्टॉक, ये जो हमने मतलब पौधों को काटा है, यूजली दिस स्मॉल स्टॉक इज ब्रॉड, यूजली दिस स्मॉल स्टॉक इज ब्रॉड बिफोर 2 weeks of harvesting time. Brought before 2 weeks of harvesting time. If the fibers can easily be removed from the jute, if the fibers can easily be removed from the jute hurd, H-U-R-D, hurd, then the crop is ready for harvesting. ये अभी टेस्ट कर रहे हैं कि उसमें से फाइबर निकलेगा कि नहीं निकलेगा. जब वो देख लेते हैं कि इसमें से फाइबर निकल आएगा तो इसका मतलब कि क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग. मतलब वो देख लेते हैं 2 weeks बिफोर हार्वेस्टिंग से टेस्ट करके. देन आफ्टर हार्वेस्टिंग, फिर जब हार्वेस्टिंग कर लेते हैं फिर क्या करते हैं? आफ्टर हार्वेस्टिंग the jute stalks are tied into bundles. After harvesting the jute stalks, जो मतलब और जो जूट के प्लांट हैं उनको जब काट लेते हैं, आर टाइड इनटू बंडल्स एंड सबमर्ज्ड मीन उसमें भिगो देते हैं. एंड सबमर्ज्ड इन सॉफ्ट रनिंग वाटर, जो पानी चल रहा होता है. मतलब ये जैसे जो नाले हैं, जो दरिया या कुछ ऐसी चीजें, पौंड है, उसमें जो रनिंग वाटर है उसमें जो इनका इसको कर देते हैं. आफ्टर हार्वेस्टिंग द जूट स्टॉक्स आर टाइड इनटू बंडल्स एंड समर्ज्ड इनटू सॉफ्ट रनिंग वाटर. द स्टॉक स्टेज समर्ज्ड इन वाटर, और कितनी देर उसमें रहेगा? पानी में. द स्टॉक्स, STL के स्टॉक, स्टेज समर्ज्ड, STY स्टेज समर्ज्ड इन वाटर फॉर 20 days, 20 दिन तक उसमें भिगो के रखते हैं. However, the retting process may require less time. मतलब कम भी समय लग सकता है, जरूरी नहीं 20 दिन. However, the retting process may require less time if the quality of jute is better. So when the jute stock is well retted, when the jute stock is well retted, जब वो अच्छी तरह से मतलब गल सड़ जाता है, इसको ये कहते हैं वेल रेटेड में, तो यही है ना. When the jute stock is well retted, the stock is grabbed in bundles. The stock is grabbed in bundles. फिर उसको बांध देते हैं. The stock is grabbed in bundles and hit with a long wooden hammer. And hit with a long wooden hammer. जो उसका थोड़ा होता है लकड़ी का, उसके साथ उसको पीटते हैं. To make the fiber loose from the jute. क्यों करते हैं? उसमें से जूट को, फाइबर को निकालने के लिए. टू मेक द फाइबर लूज फ्रॉम द जूट हर्ड. तो फिर क्या करते हैं? आफ्टर लूजिंग द फाइबर, जब उसमें से फाइबर बिल्कुल निकलने वाला होता है, आफ्टर लूजिंग द फाइबर, द फाइबर इज वॉश्ड विद वाटर. आफ्टर लूजिंग द फाइबर इज वॉश्ड विद वाटर एंड स्क्वीज होता है निचोड़ना. The fiber is washed with water and squeezed, उसको निचोड़ा जाता है for dehydration. Dehydration means सुखाना.
फॉर डिहाइड्रेशन। तो फिर उसको करते हैं द एक्सट्रैक्टेड फाइबर, और जो फिर उसमें से जो फाइबर निकल आया अब, द एक्सट्रैक्टेड फाइबर इज फर्दर वॉश्ड विद फ्रेश वाटर। द एक्सट्रैक्टेड फाइबर इज फर्दर वॉश्ड विद फ्रेश वाटर and allowed to dry on bamboo poles and allowed to dry on bamboo poles। bamboo poles मतलब जो बांस के पोल्स होते हैं उसके ऊपर उसको टांग देते हैं फाइबर को सूखने के लिए। फाइनली दे आर टाइड, फिर जो फाइबर निकल आया है उसको बांध लेते हैं। फाइनली दे आर टाइड इनटू स्मॉल बंडल्स। Finally, they are tied into small bundles to be sold into the primary market। प्राइमरी मार्केट में उनको बेचने के लिए उनको फिर ये उसको टाइट कर देते हैं। तो ये है, दिस इज दी रेटिंग। और ये हम इसमें YouTube में देखेंगे भी, अभी देखते हैं क्या है। और ये और रेटिंग से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, हाउ डू वी एक्सट्रैक्ट फाइबर फ्रॉम विद द प्रोसेस ऑफ रेटिंग। ठीक है ना। तो ये आपको मतलब कुछ आइडिया तो लगा ही होगा कि ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे हम कॉटन का फाइबर लेते हैं, तो कॉटन का फाइबर भी तो लेने के लिए हमें कॉटन पहले निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना। कॉटन से उसको जिनिंग प्रोसेस से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो इंडस्ट्री में होता है, फैक्ट्री में, सॉरी। तो इसका जो है ये दिस इज द मैनुअल प्रोसेस। ये मतलब पानी के साथ इसको कर लेते हैं, दे एक्सट्रैक्ट दी जूट। और जो जूट निकालने के बाद उसके फिर प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो इंडस्ट्री वहाँ फैक्ट्रियों में बनेंगे, हाथ से बनेंगे कुछ प्रोडक्ट्स। तो अब है कि व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस, इसका बनता क्या क्या है, जो मैंने अभी भेजा था आपको कि फर्स्ट इज द, इसका जो यूजेस है उसमें लिख लो। फर्स्ट इज मेकिंग गन्नी बैग्स। मेकिंग गन्नी बैग्स, गन्नी बैग्स का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय गन्नी बैग? हाँ, ये इसके यूजेस क्या है, व्हाट आर इट्स, इसका वेयर इट इज यूज। ठीक है ना। तो फर्स्ट इज गन्नी बैग्स। गन्नी बैग्स क्या होते हैं? हाँ, कुछ बताओगे स्वाति? गन्नी गन्नी बैग्स क्या है? मेकिंग गन्नी बैग्स। स्वाति, स्वाति बोल नहीं रही। क्या है गन्नी बैग्स, क्या है? बोरियां जो होती हैं ना, बोरियां होती हैं, इसको बारदाना भी बोलते हैं। जैसे आपकी गेहूं की बोरी है, गेहूं की बोरी है, उसको गन्नी बैग्स बोलते हैं। ये पता, बारदाना पंजाबी में बारदाना बोल देते हैं। ठीक है ना। बोरियां जो होती हैं, जैसे आप देखते हो कि जो अब गेहूं ही है, गेहूं की जो बोरी में गेहूं डाला होता है, बड़ी सी जो गन्नी बैग्स, तो वो सारी उसी से बनती हैं, जूट से बनती हैं। अनदर टाइप ऑफ फाइन क्लॉथ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जूट फाइबर। अनदर टाइप ऑफ फाइन क्लॉथ भी बनता है फ्रॉम द जूट फाइबर, इज चीफली यूज्ड एज ए क्लॉथ। चीफली, CHA, चीफली यूज्ड एज ए क्लॉथ टू स्लीप ऑन, वो सोने के लिए नीचे, मतलब जैसे बिछाने के लिए उसको, इसका बनता है। के आगे क्या लिखना है? Another type of fine cloth prepared from jute fiber. Another type of fine cloth prepared from jute fiber is chiefly CHA, mainly मतलब जिसको is mainly आप लिख लो, is mainly used as a cloth to sleep on. तो another type of coarse cloth, coarse होता है जो मोटा होता है, COARSE। Another type of coarse cloth is largely used for making the SAILS, sales of country boats। जो आपकी ये किश्तियां होती हैं, उसके ऊपर जो एक कपड़ा नहीं लगाते ऊपर को, जो जहाँ लोग उसके अंदर बैठते हैं, तो फॉर मेकिंग द सेल्स ऑफ कंट्री बोट्स एंड आल्सो फॉर
and also for bags to hold large seeds or fruits, and also for bags to hold large seeds or fruits. जैसे हम बैग के अंदर फ्रूट्स डालते हैं, बीज डालते हैं. तो नेक्स्ट इज इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इसको इस जो फाइबर है इसको यूज किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कारपेट्स. ठीक है ना, कारपेट्स जो बिछाते हैं फ्लोर के ऊपर, कारपेट्स, कर्टेन्स, इसके पर्दे भी बनते हैं, CUR कर्टेन्स, देन शर्टिंग्स, एंड आल्सो carpets, curtains, shirtings, and also mixed with silk. सिल्क, रेशम के साथ इसको मिक्स करके फॉर, ठीक है ना. द फाइबर इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग, द फाइबर इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग रोप्स, ROPES रोप्स, जिसके आप देखा रस्से बनते हैं, रस्सियां बनती हैं ना, ये भी इसकी हैं. और देन इट इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग पेपर, पेपर मेकिंग, इससे पेपर जो आपका ये आप जिसके ऊपर पेपर के ऊपर लिखते हो, तो इसका भी मैं पेपर के लिए भी ये यूज होता है. तो ये है ये जो इसके प्रोडक्ट्स हैं, अभी हम इसमें देख भी लेंगे कुछ. तो दिस इज ऑल अबाउट जूट. अभी हम थोड़ा सा ना इसका आई विल शेयर दी स्क्रीन विद यू, और इसका जूट का देखते हैं समथिंग. तो ये है, ये आप देख रहे हो कि ये सब जो है ना, दीज आर ऑल जूट प्लांट्स. ठीक है, ये सब जो हैं, और ये देखो ये देख रहे हो ना, यू आर व्यूइंग इट ना, दिखाई दे रहा है ये. हेलो. Yes, sir. हाँ, ये सब जो ये देखो, ये जहाँ मैं एरो घुमा रहा हूँ, ये हादसा, ये सब ये इतने बड़े बड़े होते हैं, ये सब जूट प्लांट्स है. ठीक है ना, ये सब ये जितने भी हैं, ये है. Sir, ये अभी देखो, नहीं शेयर हो रही स्क्रीन मुझे. नहीं हुई शेयर. No, sir. ये मैंने तो अभी सर बाकी अभी मैं, अभी होगी ग्रे. अभी हो गई ना. हाँ, यस. ये देखो, ये भी जो है, ये भी ये सब जूट प्लांट्स हैं. ठीक है ना, ये अब ये देखो, ये इसको काट रहा है, मतलब इज हार्वेस्टिंग दिस जूट प्लांट, इसके लिए इसको फॉर रेटिंग. ठीक है ना, अब ये भी कर रहा है. फिर ये देखो, ये इसके बंडल बना दिए हैं, ये वाले, ये देखो, ये बंडल बना, इसको स्टैक करना है यस इसको. सर. तो फिर ये देखो, तो ये है, ये एक्चुअल में है. और ये देखो, ये इसका ना, ये पानी में उसको फिर भिगो रहे हैं, ये जो ज्यादा हो गया. तो ये इसको ना, ये पानी है, उसके अंदर इसको इज प्रोसेसिंग. ठीक है, तो अभी और बताता हूँ मैं आपको. तो अभी हम देखेंगे इसमें.
ये देखो, ये जो है ना, ये सब जो है इसका ये प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ जूट। देखो, ये मैंने बोला था ना कि बैम्बू के जो पोल्स हैं उसके ऊपर इसको टांग देते हैं। Yes, sir. काफी इसके यूजेस है। ये चलो एक और देखते हैं, ये वाला, ये देखो। ये ऐसे पानी में से इसको करके ये सब, ये देखो, सो ये सब, ये फाइबर जो निकाला है ना, अब इसको टांगेंगे उसके ऊपर। ये देखो, ये लेके आया जो बंडल्स थे, उसको उसमें रखा हुआ है ये। अब इसमें से ये इसको निकाल लिया ना इसने। ये ये देखो, ये निकाल रहा है उसमें से, जो पानी में भिगोया ना, ये जूट निकाल रहा है बीच में से। इसकी रेटिंग होगी हुई है ना, ये पानी में भिगो के रखा हुआ है 20 दिन। अब इसकी रेटिंग हो गई है, उसमें से ये फाइबर जो है, ये निकल रहा है। अब ये जो बच जाता है उसको अलग कर देते हैं। ये जो प्रोसेस है ना, ये सारी, इसको रेटिंग कहते हैं। ये अब जूट प्लांट ड्राइंग, जूट प्रोडक्ट्स। अब ये जूट के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये देखो, ये सब जूट के प्रोडक्ट्स हैं, ये सब जूट के बने हुए हैं। ये सब जो है, ये देखो, ये सब बेडशीट्स, ये बैग्स, ये देखो क्लॉथ भी है, हैट, सब जूट का है। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो ना सब ये। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये सब जूट के है ना, ये सब, ये देखो, ये देखो सब, ये सब चीजें जूट की बनी हुई है। देखो, ये आपके चप्पल, शूज। हाँ, ये कुछ ऐसा ही है।
तो ये था, दिस वाज एक्चुअली व्हाट आई वांटेड टू शो यू। अभी इसमें अभी हम इसमें देख लेंगे। अभी हमें जो आगे फाइबर क्रॉप्स डिस्कस का, ये फॉरेस्ट क्रॉप्स जो डिस्कस करनी है ना, उसमें आप ये जो क्लस्टर बीन है, ये सब जो है ना, ये सब क्लस्टर बीन है, ये जो जिसकी ग्वारा फली जिसको आप बोलते हो। तो ये अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे। दिस इज ए क्लस्टर बीन, ये इसकी फलियां रहती हैं ऐसी। तो ये एज ए फॉडर भी इसको यूज होता है और एज ए वेजिटेबल भी। तो ये सब क्लस्टर बीन है। अभी इसमें मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, जो नेपियर बाजरा होता है। अब देखो ये सब जो है ना, ये नेपियर बाजरा है, ये सब। ये इसकी कटिंग करते रहते हैं और ये आगे जो है ना बढ़ता जाता है। तो ये जस्ट लाइक बाजरा ही होता है, लेकिन ये है कि ये एज ए फॉडर यूज होता है। इसके पत्ते थोड़े जो है ना सकुलेंट रहते हैं। बाजरे के जो पत्ते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। तो ये सारे जो इमेजेस हैं ये नेपियर बाजरे के हैं। ऐसे ही आपका काउपी है, काउपी तो आपने देखा ही होगा। ये है, ये सब जो है ये फॉडर काउपी, ये सब ये काउपी है। ठीक है ना, ये काउपी के छोटे रहते हैं। हाँ, तो इसको भी ऐसे फॉडर यूज करते हैं। तो ये अब हम ये जो तीन जो है ना क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है। तो ये अभी अभी इसमें जो फॉडर क्रॉप्स हैं, फर्स्ट जो नेपियर बाजरा है, आप इसमें लिख लो नेपियर बाजरा। जूट का तो लग गया ना पता, कि हाउ इट इज एक्सट्रैक्टेड, या जूट क्या है Yes, sir. ना। तो अभी हम करेंगे इसमें जो अभी हम वी विल स्विच ओवर टू फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स में फर्स्ट जो है वो नेपियर बाजरा करेंगे। तो ये है, आप लिख लो नेपियर बाजरा हाइब्रिड, NAPI, नेपियर बाजरा हाइब्रिड। ठीक है ना, नेपियर बाजरा हाइब्रिड। ये मतलब क्या होता क्या है, इट इज ए वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड बाजरा। इट इज ए वेजिटेबली प्रोपेगेटेड तो आपको पता है ना, इसके सीड्स नहीं लगते हैं, मतलब इसकी जो मतलब जो ट्यूबर्स होते हैं उसी को ही लगाते हैं। इट इज नॉट ग्रोन बाय सीड, जैसे आपका शुगर केन है। शुगर केन इज आल्सो वेजिटेबली प्रोपेगेटेड ना, शुगर केन का बीज थोड़ा लगाते हैं। शुगर केन की जो कटिंग्स हैं, शुगर केन ही लेके उसको कट करके तो उसको ही लगाते हैं ना।
तो वही सो इन दी सॉइल एंड देन इट ग्रोज इनटू द प्लांट, तो इसको कहते हैं वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड। इट इज ए वेजिटेबली प्रोपेगेटेड बाजरा लाइक ग्रास डेवलप्ड एट दी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। तो ये मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी लुधियाना ने इसको निकाला है। इट इज पेरिनियल, ठीक है ना। पेरिनियल एक तो होता है एनुअल क्रॉप जो एक साल से ज्यादा हो, दैट इज दी पेरिनियल क्रॉप। इट इज ए वेजिटेबली, it is a vegetatively propagated bajra like grass developed at the Punjab Agriculture University PAU लुधियाना। मतलब ये PAU लुधियाना ने निकाला, developed at the PAU। it is perennial मैंने कहा था ना कि एक बार इसको लगा देते हैं फिर इसकी कटिंग करते रहते हैं। दिस इज नॉट दी 1 year crop, it is perennial but yields most of the fodder between, कहते हैं ये पूरा साल चलता रहता है लेकिन but yields by ELS, yields means it but production जहाँ होती है ना, yields most of the fodder between March and November। मार्च से लेके नवंबर तक इसकी बहुत ग्रोथ होती है और बहुत फॉडर देता है, मार्च टू नवंबर। ते एक बार क्रॉप लगा लो, वंस द क्रॉप इज प्लांटेड गिव्स फॉडर, वंस द क्रॉप इज प्लांटेड गिव्स फॉडर फॉर 2 to 3 years। 2 से 3 साल तक आप इससे ले सकते हो प्रोडक्शन, मतलब हर बार इसको लगाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज दी मतलब नेपियर बाजरा का जो करेक्टरिस्टिक्स है। और इसकी सॉइल टाइप क्या चाहिए, हाइब्रिड कैन बी ग्रोन ऑन ए वैरायटी ऑफ सॉइल्स, इट कैन बी ग्रोन ऑन वैरायटी ऑफ सॉइल्स बट हैवी सॉइल्स आर बेस्ट फॉर गेटिंग ए हाई ग्रीन फॉडर यील्ड्स। आप ऐसे शॉर्ट में लिख लिया करो, तो मतलब है इसको कौन से चाहिए, हैवी सॉइल्स आर बेस्ट, बस इतना शॉर्ट में लिख लो कि वैरायटी ऑफ सॉइल पे VI वैरायटी ऑफ सॉइल्स बेस्ट, आगे लिख लो हैवी सॉइल, बस ये 3 वर्ड लिखने हैं, ऐसे लिखा करो ना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। देन इम्प्रूव्ड वैरायटीज, इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटीज क्या क्या है, इसके कौन कौन सी वैरायटीज हैं। जो फर्स्ट इज PBN, पंजाब नेपियर। पंजाब PBN का मतलब पंजाब नेपियर 342, पंजाब नेपियर 342। तो ये कब डेवलप हुआ है, when does it come in the for the cultivation, 2019, अभी लेटेस्ट ही है 2019 में, 2019 में ये लेटेस्ट वैरायटी है PBN 342। और फिर है PBN 346, PBN 346 दे 2016 में वैरायटी आई है मार्केट में, PBN 346 2016। फिर PBN 233, PBN 233 2000 में, 2000 में। ये वैरायटीज है ना, हाँ ये वैरायटीज हैं, दीज आर दी वैरायटीज ऑफ नेपियर बाजरा। और नेक्स्ट इज एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, इसकी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस क्या हैं, हाउ डज इट इज ग्रोन। तो फर्स्ट उसमें आप हेडिंग लिख लो टाइम एंड मेथड ऑफ प्लांटिंग, किस टाइम इसको लगाना है और किस मेथड से लगाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम एंड मेथड ऑफ प्लांटिंग, इट कैन बी प्लांटेड फ्रॉम दी लास्ट, कब लगाना है, लास्ट वीक ऑफ फरवरी टू मई। अभी जैसे आगे फरवरी मंथ आएगा तो लास्ट वीक ऑफ फरवरी टू मई तक हम इसको लगा सकते हैं। लास्ट वीक ऑफ फरवरी टू मई। द प्लांटिंग शुड बी कंप्लीटेड बाय मिड अप्रैल, द प्लांटिंग शुड बी कंप्लीटेड बाय मिड अप्रैल टू मिड अप्रैल, सॉरी, planting should be completed by mid-April. क्यों, by mid-April to avoid high mortality of, to provide high mortality of root slips, to avoid high mortality of root slips, ROTT, क्योंकि ये जो लगता है इसका जो फरवरी, to avoid
मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी होती है डेथ जैसे बोलते हैं, MORTAL मोर्टेलिटी ऑफ रूट स्लिप्स। रूट स्लिप, हाँ फरवरी टू मई। फरवरी, सर आगे हाँ क्या? फरवरी टू मई। नेपियर बाजरा hybrid can be planted from the last week of February to May. Planting should be completed by mid-April. Planting should be completed by mid-April to avoid high mortality of root slips. High mortality of root slips मतलब है कि इसकी जो लगेंगी, इसकी जड़ें लगती हैं, इसकी रूट स्लिप्स लगती हैं, जो प्लांटिंग के लिए हम उसकी रूट स्लिप्स जो होती हैं उसी को ही प्लांट करते हैं। तो मतलब है कि ये कह रहा है कि उसको मोर्टेलिटी ना हो जाए, खराब ना हो जाए गर्म सीजन की वजह से, तो इसके लिए हमें बाई मिड अप्रैल तक इसको बीज देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द क्रॉप प्लांटेड आफ्टर मई। The crop planted after May does not give sufficient yield. The crop planted after May does not give sufficient yield during the Kharif season. तो next इसका है कि it can be vegetatively propagated. It can be vegetatively propagated from root slips or stem cutting. मतलब दोनों चीजों से इसकी प्रोपेगेशन होती है, मतलब रूट स्लिप से भी होती है और स्टेम कटिंग से भी होती है। स्टेम भी काट के लगा देते हैं, रूट्स भी लगा देते हैं। तो रूट स्लिप्स जब हम रूट स्लिप से कटिंग करेंगे तो रूट स्लिप्स 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, रूट स्लिप्स 30 सेंटीमीटर लॉन्ग और स्टेम कटिंग, अगर हम स्टेम कटिंग से कर रहे हैं, और स्टेम कटिंग विद 2 or 3 नोड्स, विद 2 or 3 नोड्स। नोड्स तो आप जानते हैं ना, जो उसके ऊपर आंखें होती हैं। जब हम स्टेम से करेंगे तो जो नोड्स 2 से 3 नोड्स उसके ऊपर चाहिए। आर यूज्ड फॉर प्लांटिंग, आर यूज्ड फॉर प्लांटिंग। तब यहाँ अब हमें कितनी स्लिप्स चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 11,000 स्लिप्स, approximately 11,000 slips are required to plant 1 acre. 1 एकड़ के लिए हमें 11,000 रूट स्लिप्स चाहिए। The furrows can be made. Next is the next आप ये लिख लो, क्योंकि ये फरोज में लगाना ना, आप इसमें लिखो द स्टेम कटिंग। फर्स्ट आप ये लिखो, स्टेम कटिंग्स कैन आल्सो बी प्लांटेड लाइक शुगर केन सेट्स। द स्टेम कटिंग्स कैन आल्सो बी प्लांटेड लाइक शुगर केन सेट्स। शुगर केन की अभी कभी आपने देखी है प्लांटिंग? उसके भी जो शुगर केन आप खाते हो, जो स्टेम होता है शुगर केन का, उसको कट करके लगाते हैं। द स्टेम कटिंग्स कैन आल्सो बी प्लांटेड लाइक शुगर केन सेट्स in 7 or 8 centimeter deep furrow, in 7 or 8 centimeter deep furrow, which are afterwards filled with soil, which are afterwards filled with soil। उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं ना। The crop should be planted, the crop should be planted at 90 multiplied by 40 centimeter. The crop should be planted 90/40 centimeter means कि रो टू रो डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट 40 सेंटीमीटर। आफ्टर प्लांटिंग, और प्लांट करने के बाद इसको आप अप्लाई कर दो 4 टन्स ऑफ राइस स्ट्रा मल्च। आफ्टर प्लांटिंग अप्लाई 4 टन्स ऑफ राइस स्ट्रा मल्च पर एकड़।
per acre to save water. और फिर है इसका फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कि हाउ मच फर्टिलाइजर इज टू बी अप्लाइड. Add 20 tons of farmyard manure. Add 20 tons of farmyard manure before planting. 20 tons of farmyard manure before planting and apply. Sir, Uh, apply 4 tons. 20 tons of farmyard manure before planting. 20 tons of farmyard manure before 20 tons of farmyard manure before planting and apply 30 kg of nitrogen. और नेक्स्ट इज इसकी इरिगेशन, मतलब इसको जो इरिगेट करना है. क्रॉप शुड बी इरिगेटेड एट 8 to 10 days interval. Crop should be irrigated at 8 to 10 days interval during hot and dry months. Drain away excess water. Drain away होता है कि पानी निकाल देना. Drain away excess water from the field. Drain away excess water from the field during the rainy season. Rainy season में जो excess water होता है उसको निकालना is very important. और next is intercropping. Intercropping का पता है ना आपको? Do you know this intercropping? एक क्रॉप में दूसरी क्रॉप लगाना. एक क्रॉप स्टैंडिंग है, उसके अंदर दूसरी क्रॉप लगाना, उसको इंटरक्रॉपिंग कहते हैं. ड्यूरिंग विंटर when the hybrid is dormant. अभी जैसे ये विंटर सीजन आएगा तो ये डॉर्मेंट हो जाएगा, मतलब इसकी ग्रोथ नहीं होगी इतनी. ड्यूरिंग विंटर when the hybrid is dormant, तो इसमें क्या लगा सकते हैं? ओट्स भी एज ए फॉडर यूज हो जाता है. जैसे आपने बार्ले बोला था तो ओट्स भी हो जाता है. OATS ओट्स. सेंजी, ये शायद आपने नहीं देखा. ये सब जो क्रॉप्स हैं दीज आर मतलब ये फॉडर क्रॉप्स सर्दियों की हैं. ओट्स, सेंजी, फिर मेंथा, MENTHA, मेंथा कैन बी इंटरक्रॉप. तो दीज क्रॉप्स कैन बी इंटरक्रॉप क्योंकि ये शॉर्ट स्टेचर होंगी, ये बड़ी होंगी, तो इसको दीज क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन दी विंटर सीजन. नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग. कब हमने इसको जो नेपियर बाजरा हमने लगा दी है कटिंग्स, उसके बाद इसको फर्स्ट हार्वेस्टिंग कब करनी है? द फर्स्ट कटिंग इज रेडी. जो पहली कटिंग है वो कब होगी? इन अबाउट 50 days आफ्टर प्लांटिंग. 1 महीना 20 दिन बाद इसकी फर्स्ट जो हार्वेस्टिंग हमने कर लेनी है. 50 days आफ्टर प्लांटिंग. और सब्सिक्वेंट जो कटिंग्स लेनी है, और सब्सिक्वेंट कटिंग कब करनी है? व्हेन द क्रॉप इज 1 मीटर हाई. पहली 50 दिन बाद ले लेनी है, और दूसरी जब 1 मीटर हाई हो जाए क्रॉप, फिर उसको काट लेना है. तो अगर हम 1 मीटर से ज्यादा चलने देंगे क्रॉप को, तो देन व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट? If the crop is allowed to grow beyond this height means beyond 1 meter. If the crop is allowed to grow beyond 1 meter, its nutrient value falls drastically. Then we will discuss, very brief है जो ग्वारा.
ग्वारा मैंने बोला था ना, ये क्लस्टर बीन, आप इसको ब्रैकेट आपके जो सिलेबस में लिखा हुआ है क्लस्टर बीन, CLUSTER क्लस्टर बीन, और आप ब्रैकेट में लिख लो ग्वारा, जो मैंने अभी आपको ग्रीन ग्रीन फलियां भी दिखाई थी, प्लांट भी दिखाया था उसका, ठीक है ना। तो वो एज ए ग्रीन मैन्योर भी यूज होता है और एज ए फॉडर भी यूज होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे पंजाब में इसको इतना ये इसको एज ए ग्रीन मैन्योर कभी कभी यूज करते हैं, जहाँ इसको वेजिटेबल्स के लिए यूज करते हैं, फॉडर के लिए बहुत कम मतलब एनिमल्स को दिया जाता है। तो इवन देन क्योंकि आपके सिलेबस में है तो ये थोड़ा तो इसका यू हैव टू राइट समथिंग। तो ग्वारा इज ए हाईली न्यूट्रिशियस, ग्वारा इज हाईली न्यूट्रिशियस, मतलब ये बहुत न्यूट्रिशियस, जैसे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो एनिमल्स को भी न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो ग्वारा इज ए हाईली न्यूट्रिशियस लिग्यूमिनस फॉडर, ठीक है ना। लिग्यूमिनस का आपको पता ही है, यू नो कि व्हाट इज मेंट बाय लिग्यूमिनस फॉडर फॉर द एनिमल्स। तो इसकी जो ड्राई पॉड्स हैं, जो मैंने अभी आपको पॉड्स दिखाई थी ग्रीन वाली, इट्स ड्राई पॉड्स एंड हस्क, हस्क मीन्स होता है जो सूखने के बाद बच जाता है, इट ड्राई पॉड्स एंड हस्क आर रेलिश्ड बाय द कैटल, रेलिश्ड मीन्स उनको स्वाद लगता है, इस ड्राई पॉड्स एंड हस्क आर रेलिश्ड बाय द कैटल्स। और दूसरा इसका थर्ड जो बेनिफिट है, इट आल्सो एनरिचेस द सॉइल, क्योंकि ये लिग्यूमिनस क्रॉप है ना, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी तो नाइट्रोजन कंटेंट जो सॉइल का बढ़ जाएगा। इट आल्सो एनरिचेस द सॉइल। तो इसकी वैरायटीज हैं, देयर इज ओनली वन वैरायटी ऑफ ग्वारा, वो है आपका ग्वारा 80, GUARA ग्वारा 80। तो ये 1982 में डेवलप हुई थी वैरायटी, दिस वैरायटी वाज डेवलप्ड इन 1982। लिख रहे हो ना, यू आर राइटिंग इट? हाँ Yes, sir. Yes, sir. हाँ यस। तो नेक्स्ट इज इसकी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, ये बड़ी शॉर्ट क्रॉप्स हैं, कोई इतना इसमें ज्यादा लिखने वाला नहीं है Yes, अभी। sir. तो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस है इसमें सीड रेट कितना है, हाउ मच इज दी सीड रेट एंड सोइंग, पहले आप लिख लो सीड रेट एंड सोइंग, सीड रेट एंड सोइंग, कितना सीड रेट इसमें लगेगा। तो सीड रेट इज 18 to 20 kg सीड पर एकड़, 18 to 20 kg सीड पर एकड़। और इसकी सोइंग टाइम क्या है, व्हाट इज इट्स सोइंग टाइम, मई टू मिड अगस्त। सोइंग टाइम ऐसे लिख के, सोइंग टाइम ST लिख लो सीधे, सोइंग टाइम आगे लिख लो मई टू मिड अगस्त। और इसका सर हाँ एक ही है। हाँ एक ही वैरायटी है, एक ही वैरायटी है ग्वारा 80, सर उसके ग्वारा आगे 8। आपने क्या लिखवाया? नेक्स्ट इज एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस लगाई ना, सीड रेट एंड सोइंग। सीड रेट 18 to 20 kg ऐसे ही लिख लिया करो, सीड रेट 18 to 20 kg, और सोइंग टाइम ST लिख के आगे मई टू मिड अगस्त। और इसका जो रो टू रो डिस्टेंस है, रो टू रो डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। और इसको दोनों मेथड से लगाते हैं, पोरा एंड केरा मेथड। तो फर्टिलाइजर कितना है, हाउ मच फर्टिलाइजर इज टू बी अप्लाई, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन 9 kg ऑफ नाइट्रोजन, 9 किलो नाइट्रोजन, और 24 kg P2O5, 9 kg नाइट्रोजन, 24 kg P2O5 पर एकड़, 9 kg नाइट्रोजन 24 kg P2O5 पर एकड़। तो नेक्स्ट इज इरिगेशन। तो इरिगेशन में सीधी से ये है, इफ द रेनफॉल इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर रेनफॉल अच्छी होती है, इफ द रेनफॉल इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड द क्रॉप डजंट रिक्वायर एनी इरिगेशन। ऐसे सीधा लिख लिया करो, शॉर्ट में लिखा करो
पहले लिख लो रेनफॉल वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, नो इरिगेशन, ऐसा ही सीधा लिख लो, नो इरिगेशन। तो जनरली कितना इरिगेशन इसको चाहिए, 1 और 2 इरिगेशन, जनरली 1 to 2 इरिगेशन। और नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हार्वेस्टिंग, इसलिए मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ कि व्हेन यू हैव टू हार्वेस्ट द क्रॉप, क्योंकि अगर अर्ली करोगे तो देन दैट डजंट हैव द न्यूट्रिटिव वैल्यू, और अगर लेट कर दोगे तो दैट आल्सो लॉस द न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो हार्वेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमम स्टेज ऑफ हार्वेस्टिंग इज बिटवीन, ऑप्टिमम समय कब है, पर्याप्त जो समय रहेगा, that is between 90 to 100 days after sowing, 90 से 100 दिन means 3 months, 3 months after sowing आपने इसकी कटिंग करनी है। तो इससे क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू 100% ऑफ फ्लावरिंग, क्योंकि इसमें 100% फ्लावरिंग आ जाएगी उस टाइम तक। आफ्टर सोइंग कॉरस्पॉन्डिंग टू 100% फ्लावरिंग एंड पॉड इनिशिएशन स्टेज, एंड पॉड इनिशिएशन स्टेज, जहां पर इसकी पॉड्स बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है ना, पॉड्स पूरी डेवलप नहीं होने देनी, पॉड्स जब बढ़नी शुरू हो जाती हैं तो ये यू कैन कट द क्रॉप। तो इसमें प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स में फर्स्ट इज इंसेक्ट प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स। तो इसमें जो मेन इंसेक्ट है दैट इज बिहार हेरी कैटरपिलर, बिहार हेरी कैटरपिलर, ये एक ही इंसेक्ट है जो बिहार हेरी कैटरपिलर। तो अभी हम एक लास्ट बस ये करेंगे 5-10 मिनट में, देन वी विल फिनिश इट। कौपी जो मैंने आपको दिखाया था, कौपी जो कौपी मेनली ये आपकी रोंगी है, जो घरों में बनाते हो ना आप, रोंगी वाइट कलर की, बीच में वो ब्लैक Yes, कलर का रहता है वो रोंगी, तो वो वही जो कौपी है। मैं लास्ट टाइम वहाँ पे लगवाई थी, यहाँ पे अपने कॉलेज में, तो बच्चों को दिखाया भी था उस टाइम, आपने नहीं शायद देखा होगा कौपी। तो कौपी का जो इम्प्रूव्ड वैरायटीज हैं उसकी, चलो आप इसमें एक ये भी लिख लो कि हाउ इट इज यूज्ड, कौपी आप लिखो कौपी। इट कैन आल्सो बी ग्रोन मिक्स्ड विद मेज, इट कैन आल्सो बी ग्रोन मिक्स्ड विद मेज, मक्की के साथ भी इसको मिक्स करके बीजा जाता है, बाजरे के साथ भी, एंड sorghum, maize, bajra and sorghum, to get not only higher yield, but also increased nutrients, not only higher yield but also increased nutrients from the green fodder। तो इसको सॉइल टाइप कौन सी चाहिए, आप लिख लो सीधे सॉइल टाइप, तो वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, सॉइल टाइप कौन सी इसको, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। और नेक्स्ट इम्प्रूव्ड वैरायटीज, कि इसमें कौन कौन सी वैरायटीज हैं। फर्स्ट इज CL, CL मीन्स कौपी लुधियाना, CL 367, CL 367। और नेक्स्ट जो वैरायटी है दैट इज कौपी 88, कौपी 88। तो नेक्स्ट है एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को हम कल्चरल प्रैक्टिसेस भी बोलते हैं, कई बार आपके ऐसे भी आ जाता है व्हाट आर द कल्चरल प्रैक्टिसेस, इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस भी बोलते हैं इसको।
तो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस भी बोलते हैं। तो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस में फर्स्ट इज सीड रेट एंड सोइंग टाइम। सीड रेट एंड सोइंग टाइम। तो फॉर फॉडर, क्योंकि इसका दोनों पर्पसेस है ना, ये एज ए पल्स भी यूज होती है, लेकिन फॉर फॉडर पर्पस के लिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो फॉर फॉडर, सो अगर हमने फॉडर के लिए यूज करना तो हमें सीड रेट ज्यादा यूज करना पड़ेगा। फॉर फॉडर 100 20 to 25 kg सीड ऑफ काउपी 88। अगर हम फॉडर के लिए यूज कर रहे हैं तो हमें कितना सीड रेट चाहिए? 20 to 25 kg सीड किस वैरायटी के लिए? काउपी 88। और 12 kg किसके लिए? CL 367, जो हमने पहले वैरायटी डिस्कस की है। 12 kg CL 367 पर एकड़। और सोइंग टाइम क्या रहेगा इसका? मार्च टू मिड जुलाई। मार्च टू मिड जुलाई। और जब हम इसको मिक्स करके बीजेंगे उसके साथ, जैसे हमने ऊपर ही डिस्कस किया था मेज के साथ, ठीक है ना, व्हेन सोन मिक्स्ड विद मेज, तो इसका सीड रेट कितना रह जाएगा? कम हो जाएगा ना, क्योंकि मेज का भी सीड रेट आ जाएगा। तो 6 kg। तो नेक्स्ट इज मेथड ऑफ सोइंग। इसमें दोनों चीजें ना, सीड रेट एंड सोइंग टाइम हो गया। और मेथड ऑफ सोइंग, इसको कैसे लगाना है? हाउ डू यू हैव टू सो दिस काउपी? सो विद ए पोरा, सो विद ए पोरा in rows 30 centimeter apart. In rows 30 centimeter apart, मतलब जो रो टू रो डिस्टेंस है वो कितना चाहिए? 30 सेंटीमीटर। और फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन में है ड्रिल, DRIL ड्रिल, 7.5 kg नाइट्रोजन, ड्रिल 7.5 kg नाइट्रोजन एज ए स्टार्टर डोज। Drill 7.5 kg nitrogen as a starter dose and 22 kg of P2O5 and 22 kg of P2O5 पर एकड़। कितनी लिखी है नाइट्रोजन? How much is nitrogen to be used? So 7.5. हाँ, 7.5 kg नाइट्रोजन और 22 kg P2O5 पर एकड़ एट सोइंग टाइम। ठीक है, तो ये इसमें है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। देन इरिगेशन, द क्रॉप सोन इन मई नीड्स फोर्टनाइटली इरिगेशन, क्योंकि मई में गर्मी होती है ना। द क्रॉप सोन इन मई नीड्स फोर्टनाइटली इरिगेशन, मतलब 15-15 दिन बाद हमें इरिगेशन देनी पड़ेगी। द क्रॉप सोन इन मई नीड्स फोर्टनाइटली इरिगेशन टिल द ऑनसेट ऑफ द मानसून, जब तक मानसून आ नहीं जाती, till the onset of the monsoon. So in all 4 or 5 irrigation will be sufficient. 4 से 5 irrigation sufficient है। तो देन हार्वेस्टिंग इसकी मैं मतलब हर एक में डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि भाई we are discussing it, क्योंकि it is important at what stage it is to be harvested. तो हार्वेस्टिंग स्टेज ऑफ काउपी इज बिटवीन 55 to 65 days after sowing. Harvesting stage of cowpea is between 55 to 65 days after sowing, which corresponds to
प्री फ्लावरिंग, मतलब तब तक इसके फूल नहीं निकलेंगे, which corresponds to pre-flowering stage and would produce good quality fodder. Pre-flowering stage and would produce good quality fodder. मतलब अगर हम इसको लेट कर देंगे 55-65 डेज से, सो कॉल्ड 70 डेज कर देते हैं, तो तब इसके फ्लावर्स निकल आएंगे। अगर फ्लावर्स निकल आएंगे तो देन इट हैज नॉट द गुड क्वालिटी फॉडर, तो वो हमें एक्चुअली पल्सेस नहीं लेनी, हम इसको फॉडर के लिए यूज कर रहे हैं। ये बड़ा केयरफुल मतलब है, क्योंकि अगर हम इसको लेट करेंगे तो देन इट लॉस इज न्यूट्रिटिव वैल्यू, ठीक है ना, एनिमल्स के लिए वो न्यूट्रिशियस नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट इज इसके इंसेक्ट्स पेस्ट, व्हाट आर इट्स, जिसको प्लांट प्रोटेक्शन में इसमें हम लेते हैं। तो इसके जो इंसेक्ट्स पेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं, यू राइट डाउन, जैसिड एंड ब्लैक एफिड। फर्स्ट इज जैसिड एंड ब्लैक एफिड, फर्स्ट इज जैसिड एंड ब्लैक एफिड। और जो नेक्स्ट है बिहार हेरी कैटरपिलर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, जो सभी पल्सिस क्रॉप्स में आता है, बिहार हेरी कैटरपिलर। जहां भी ये पॉड्स फॉर्मेशन होती है वहां पे बिहार हेरी कैटरपिलर विल सर्टेनली कम। तो नेक्स्ट इसमें तीसरा है स्टोर्ड ग्रेन इंसेक्ट्स, स्टोर्ड ग्रेन इंसेक्ट्स, so that is pulse beetle, PULSE, pulse beetle। और नेक्स्ट है इसमें डिजीजेस, जो लास्ट है, लास्ट इसमें डिजीजेस ये है, एक ही डिजीज है सीड रॉट एंड सीडलिंग मोर्टेलिटी। सीड रॉट मीन्स होता है सीड का गल जाना, एंड सीडलिंग मोर्टेलिटी, ठीक है ना, दो चीजें अलग अलग हैं। सीड रॉट मतलब सीड गल जाना, एंड सीडलिंग मोर्टेलिटी मीन्स जब उसकी जर्मिनेशन हो जाती है और जब ये प्लांट बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसकी मोर्टेलिटी हो जाती है, मुरझा जाता है, मर जाता है, ठीक है ना। मोर्टेलिटी का मतलब प्लांट में कभी प्लांट डेथ नहीं बोलेंगे, प्लांट मोर्टेलिटी बोलेंगे, ह्यूमन बीइंग में बोलेंगे डेथ, ठीक है ना। तो प्लांट की हमेशा मोर्टेलिटी होती है या विल्ट हो जाता है। तो ये है, दीज आर दी जो हमने 3 डिस्कस किए। तो मेरे ख्याल ये फॉडर जो आपके यही है, शायद नेपियर बाजरा है, देन क्लस्टर बीन है, काउपी है, तो एक ज्वार है, ठीक है ना, ज्वार वो शायद हमने, सॉरी ये सॉर्गम हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की हुई है। अभी आप देख लेना इसको कि सॉर्गम जब हमने ना ग्रेन क्रॉप्स की थी ना डिस्कस, सीरियल क्रॉप्स डिस्कस की थी, Yes, तो आप हैं, so उसमें भी था। उसमें मैंने किया होगा डिस्कस जरूर, वो सॉर्गम मैंने कहा था कि ये एज ए फॉडर क्रॉप है, लेकिन मैं Yes. डिस्कसिंग इट। तो अगर वो है तो ठीक है, तो देन ये आपका जो है ना फॉडर क्रॉप्स इसमें सारी कवर हो जाती हैं, वो मैं देख लूँगा। एक आपका ग्राउंड नट का रह गया हुआ है, ग्राउंड नट का पूरा मैंने एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस नहीं कराई थी, तो नेक्स्ट जब आएगा तो वो विल डिस्कस इट। और एक डिस्कस करना है आपके साथ जो मैंने कहा था, ये जो फॉडर का साइलेज मेकिंग एंड हे मेकिंग, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन Yes, sir. मेरा एक्सपीरियंस है कि ये मैंने देखा था एक बार, मैंने तभी कॉलेज में था तो मैंने नहीं कराया था ये, और ये इस पे क्वेश्चन ही आ गया था, साइलेज मेकिंग और हे मेकिंग, क्योंकि जो पेपर सेट करने वाले होते हैं ना वो कई बार नहीं देखते सिलेबस को। तो आपके इसमें जो पैकेज एंड प्रैक्टिसेस क्रीप क्रॉप है उसमें है ये साइलेज मेकिंग एंड हे मेकिंग, तो ये 2 क्वेश्चन उस टाइम ये 10 नंबर के ही आ गए थे, साइलेज मेकिंग एंड हे मेकिंग। तो इसलिए मेरे को, क्योंकि अब मेरे को पता है कि किस टाइप का क्या क्या चीज़ें आती हैं, तभी मैं आपको हमेशा वो स्ट्रेस देता रहता हूँ कि ये चीज़ आप नोट कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है ना। तो वी फिनिश इट देयर। Yes, ये yes. आज आपका, क्योंकि प्रैक्टिकल्स तो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हैं, ठीक है ना। एक सिर्फ आपने उस दिन पारखी ने पूछा था ये जो उसका मैनुअल है ना, जो Finance. आपका
एग्रीकल्चर फाइनेंस वाला, तो वो मैं अभी एक दो Yes, दिन yes. में, एक्चुअल में उसका एज सच मैनुअल कोई भी नहीं मिला हुआ, जो मैंने मटेरियल हाँ सर, हम भी आपको, देख रहे थे, नहीं मिल रहा, पर्टिकुलर नहीं मिल रहा। हाँ वो पर्टिकुलर नहीं मिलता, तो वो मैं जो आपको ऑलरेडी प्रैक्टिकल्स कराए हैं तो उसको मैं कंबाइन करके, तो उसकी कोई पीडीएफ फाइल बना के आपको मैं ना दूंगा, अभी एक दो दिन में करता हूँ मैं, बाई मंडे मतलब आपको। सर आपने वैसे बोल दिया कि 4 करने हैं। हाँ सर आपने ग्रुप में लिख दिए कौन कौन से करे, 4 दिए हुए हैं ना आपने? हाँ 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 हाँ, वो दिए हाँ वो। जी भाई। हाँ तो वो मैं आपको ना, आई विल सेंड यू। तो अभी मैं देखते हैं कि व्हेन विल बी योर फाइनल एग्ज़ाम, तो मैं अभी उसी हिसाब से चल रहा हूँ। अभी आपका एग्रीकल्चर फाइनेंस में भी हम ऑलमोस्ट गोइंग टू फिनिश दिस सिलेबस, और जो बाकी टाइम बचेगा उसमें कोई डाउट्स क्लियर करने हैं, कुछ रेपिटेशन है, हम उस टाइम को, जब तक आपके ये एग्ज़ाम्स नहीं आ जाते, तो हम उसको यूटिलाइज करेंगे टाइम को, ठीक है ना। एक बार आपका ये सिलेबस हो जाए, अब आपको फिर भी कोई चीज़ पूछनी होगी, कोई क्लैरिफिकेशन होगी, ठीक है ना, तो और जो लास्ट ईयर के जो कोई पेपर्स हैं, अगर मेरे पास अवेलेबल होंगे, ठीक है ना। पहले तो मेरे पास बहुत सभी ये रहते थे, वो मैं पेपर चेक भी करता था ना बहुत से, तो यस सर। अभी भी मेरे पास अगर कोई पड़े होंगे ना, तो आई विल शेयर विद यू, मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा, जो पिछले जो पेपर्स किस स्टाइल का आता है, क्या क्या आता है उसमें, ठीक है, एग्रीकल्चर फाइनेंस का भी और इसका भी, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का। तो अभी आपकी अटेंडेंस ले लूँ मैं। तो ठीक है, वी फिनिश इट देयर, तो देन ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ।